हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड का टॉपिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपकी इस यूनिट के हमने सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए। बस एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको तीसरी यूनिट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है। प्री जो आपकी फर्स्ट यूनिट थी हमने उसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बताया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए से एमआरएनए का जो बनने की जो प्रोसेस है उसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, जो एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है वो कैसे बनता है, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये डायग्राम जो है वो इसी पर बेस्ड है, कैसे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एमिनो एसिड जुड़ता है और नई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है। तो देखिए, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमें लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो फटाफट से कीजिएगा। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आपको इसका डायग्राम को समझा देंगे, क्योंकि अगर आप कुछ डेफिनेशन में कुछ पढ़ लोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें तीन स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, तो इसे क्या बोला जाता है, इनिशिएशन। इलोंगेशन एक और स्टेप होता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। जो इलोंगेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें बीच की स्टेज होते हैं, यानी कि ना पहली और ना आखिरी की। यानी कि किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, उसमें तीन स्टेप जरूर आते हैं जब हम उस काम की शुरुआत करते हैं, दूसरा स्टेप जब वो काम बीच में रहता है, और तीसरा स्टेप जब वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और जो टर्मिनेशन है यानी कि ये लास्ट का स्टेप है, जिसमें हमारे जो प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन क्या होता है। तो देखिए, जो इनिशिएशन होता है ये अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अमीनो एसिड होता है उसका एक्टिवेशन होता है, यानी कि उसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग में जो अमीनो एसिड है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, कोई भी अमीनो एसिड है वो क्या होता है, वो किसी भी कोई भी काम शुरू होता है तो सबसे पहले वो बंद होगा, तभी हम उसे स्टार्ट करने का काम करते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले चलिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से पहले समझा दूँ, थ्योरी में आपको बाद में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें क्या स्टेप है, जो अमीनो एसिड होता है उसका, कोई भी अमीनो एसिड है उसका क्या होता है, उसका एक्टिवेशन होता है। कोई भी अमीनो एसिड जो होता है वो इनएक्टिव की फॉर्म में रहता है। अमीनो एसिड को एमआरएनए कूट कोड से जुड़ने के लिए सक्रिय होना होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये क्या है, कोई भी टेम्पलेट है एमआरएनए का, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये कोई भी टेम्पलेट है एमआरएनए का। तो इसे क्या है, इसमें कोई भी नया एमिनो एसिड जुड़ता है, कोड से जुड़ने के लिए एक सक्रिय होना होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एटीपी मुक्त रूप से पाए जाते हैं। जो साइटोन्यूक्लियस का जो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एटीपी फ्रीडम में पाए जाते हैं। जो एटीपी होता है यानी कि फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होने से एमिनो एसिड को एनर्जी मिलती है। तो कैसे मिलती है, जब जो हमारे ये एटीपी जो मुक्त रूप से पाया जाता है, जो एटीपी है ये फास्फेट बॉन्ड के जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है यहाँ से जब वे ब्रेक होते हैं, जिससे जो एमिनो एसिड होता है वो एक्टिव हो जाता है, और इस प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं। तो एक्टिवेशन कैसे कहते हैं, वे कैसे सक्रिय होते हैं, जो एटीपी के जो फास्फेट बॉन्ड होते हैं उसे ब्रेक होने से एमिनो एसिड को एनर्जी मिलती है, जिससे एमिनो एसिड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन या चार्जिंग भी कहते हैं। जो एमिनो एसिड है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जो कि वह सीधा जाकर खुद ब खुद बाइंड हो जाए। तो क्या कैसी नहीं होती, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती जो डायरेक्ट जाकर अपने आप बाइंड हो जाए। एमआरएनए से जुड़ने के लिए से मीडियम का
काम टीआरएनए करता है। तो इससे जुड़ने के लिए कौन काम करता है? टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए काम करता है। छोटा टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए काम करता है, इसलिए इसे एडेप्टिव मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अमीनो एसिड पहले टीआरएनए से जुड़ेगा, फिर टीआरएनए के माध्यम से एमआरएनए से जुड़ेगा, और फिर एमआरएनए के माध्यम से एमआरएनए पर जाकर टीआरएनए इनएक्टिव अमीनो एसिड को नहीं जोड़ सकता। तो जैसे ये मान लीजिए इनएक्टिव है एमिनो एसिड और टीआरएनए आया इसे जोड़ने के लिए, तो ये उसे जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। देखिए यहाँ पर, तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा तो एमिनो एसिड जोड़ नहीं पाता इसे, जबकि जो हो सकता है वे एक्टिव होंगे अगर, तो एमिनो एसिड जो होंगे वो अपने जैसे टीआरएनए से जाकर जुड़ जाएगा, और टीआरएनए जब सब जुड़ जाएंगे तो एमिनो एसिड अपने ऊपर लोड करके वह सीधा एमआरएनए से जुड़ेगा। जैसे अमीनो एसिड जैसे टीआरएनए से जुड़ रहा है, देखिए जो अमीनो एसिड है वो किससे जुड़ रहा है? यहाँ पर भी टीआरएनए और यहाँ पर भी टीआरएनए है, तो उससे जुड़ेगा। तो जो टीआरएनए वेलाइन है को जोड़ देगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो वेलाइन, देखिए ये वेलाइन ही है, किससे जोड़ देगा? इस तरीके से जोड़ देगा। जो टीआरएनए है वो वेलाइन को जोड़ देगा, वेलिन को जोड़ देगा, और मीडियम जोड़ने के बीच में यह प्रोसेस चलता रहता है एमिनो असाइलेटिंग प्लस टीआरएनए। एमिनो एसिड का जो टीआरएनए है वह जुड़ना कहते हैं। एमआरएनए यह सब जुड़ रहे हैं स्मॉल यूनिट राइबोसोम। देखिए ये यहाँ पर आपको दो यूनिट दिखाई दे रही होगी, स्मॉल यूनिट या लार्ज यूनिट। ये जो ऊपर वाली जो है ये स्मॉल यूनिट, ये होती है लार्ज यूनिट। मैंने आपको राइबोसोम भी टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था, तो आपने शायद नहीं पढ़ा हो तो इसी प्लेलिस्ट में वो जो टॉपिक है वो हमने ऐड कर दिया है। तो जो राइबोसोम होता है पहले स्मॉल वाली यूनिट जुड़ती है एमआरएनए से, उसके बाद में लार्ज वाली यूनिट जुड़ती है, यानी कि ये स्मॉल वाली यूनिट जुड़ती है, उसके बाद में लार्ज वाली यूनिट जुड़ती है। राइबोसोम जब भी इनएक्टिव होता है, तो जो राइबोसोम होता है जब भी इनएक्टिव होता है तो दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाती है, यानी कि ये जो अब आपको दिख रही होगी ये लार्ज और स्मॉल यूनिट जुड़ी है, जब ये इनएक्टिव होता है तो ये इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो ये लार्ज इनएक्टिव हो जाता है, इसकी दोनों इकाइयाँ यानी कि सब यूनिट अलग हो जाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चालू है तब स्मॉल यूनिट एमआरएनए से आकर जुड़ती है। तो ये स्मॉल यूनिट जो होती है ये आकर जुड़ जाती है, एमआरएनए से जुड़ेगी, फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। लार्ज जो सब यूनिट होगी राइबोसोम दो खांच जैसी होता है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कैसी होती है, दो खांच जैसी होती है, जिसमें टीआरएनए जुड़े रहते हैं। यह प्रत्येक का भी कार्य क्या करते हैं? ये उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। इसमें दोनों खांच बहुत पास पास होती है। तो देखिए यहाँ इनके बीच में कोई जगह या स्पेस नहीं पाई जा रही, तो ये दोनों जो खांच होती है इनके पास में खांच बहुत पास पास होती है, ताकि टीआरएनए पास पास को आए और एमिनो एसिड को एक दूसरे के ऊपर एक्टिवेट अटैच्ड कर पाए। राइबोसोम 80 प्रोटीन और स्ट्रक्चरल टीआरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम जो होता है ये सब यूनिट जो होती है इसकी बाइंड कर देगी जहां प्रारंभन कोण होगा। तो ये कहाँ पर बाइंड करते हैं? जहां प्रारंभन कोण होगा। तो प्रारंभन कोण क्या है? यहाँ पर होता है, तो जैसे ए यू जी, तो ए यू जी आपको कहाँ? ए यू जी, ए यू जी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे स्टार्टिंग में प्रारंभन कोण यह वो होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है एमआरएनए का बनना। तो ये ए यू जी से बाइंड करती है। इसके बाद राइबोसोम की लार्ज यूनिट बाइंड करती है। लार्ज यूनिट दो खांच होती है जो टीआरएनए के काफ़ी पास रहने में मदद करती है, तथा राइबोसोम की लार्ज यूनिट उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो जो ये बड़ी वाली यूनिट होती है ये क्या करती है? ये कैटलिस्ट का काम करती है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो तेज गति से हो सके। प्रोकैरियोट में 23 एसआरएनए में ट्रांसलेशन उत्प्रेरक का कार्य करता है, और 23 एसआरएनए में राइबो एंजाइम कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? राइबो एंजाइम बोला जाता है।
अब इसका एक लास्ट स्टेप और इलोंगेशन का मैं आपको अभी समझा दूँ। इसकी जो आपको थ्योरी है मैं बाद में दिखा दूंगी, पहले आपका समझना जरूरी है। तो जो इलोंगेशन है, तो जो इलोंगेशन स्टेप है इसमें क्या होता है, एमआरएनए कुछ पार्ट ट्रांसलेशन में भाग नहीं ले पाता, यानी कि कुछ पार्ट जो होता है वो ट्रांसलेशन में भाग नहीं ले पाता। तो क्यों नहीं ले पाता, उस पार्ट में अस्थांतरण यानी कि अनट्रांसलेटेड यूटीआरएनए कहते हैं। तो उसे कहते हैं, उसे यूटीआरएनए बोला जाता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड यूटीआरएनए भी कहते हैं। जो यूटीआरएनए होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते। यूटीआरएनए मुख्यतः इनिशिएशन कोडोन एयूजी से पहले तथा ट्रांसमिशन कोड के बाद मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो देखिए यहाँ ये कोड दिखाई दे रहा होगा एयूजी, इससे पहले और इससे बाद में, ये दोनों जो होते हैं इनिशिएशन कोडोन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये ट्रांसलेशन कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि ये अनट्रांसलेटेड यानी कि यूटीआर होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते, ना ही ये अगर कहीं आ भी जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसे रोकने का काम करते हैं। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी थ्योरी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं जो कि टीआरएनए से अटैच्ड है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये बनते जाते हैं एलेनिन, सीरीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सीरीनिन, ये सभी लार्ज यूनिट ये है, स्मॉल यूनिट ये है जो कि बाइंड हुई है राइबोसोम की। ये एमआरएनए है, ये एक एमआरएनए है जो कि 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम है। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन। एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। स्टार्टिंग में एमिनो एसिड इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एमिनो एसिड को एमआरएनए की कोड से भी जुड़ने के लिए सक्रिय होना आवश्यक होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एटीपी मुक्त रूप से पाए जाते हैं। एटीपी फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होने से एमिनो एसिड को एनर्जी मिलती है, जिससे एमिनो एसिड सक्रिय हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं या चार्जिंग भी कहते हैं। एमिनो एसिड एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, नहीं होता जो कि वह सीधा जाकर एमआरएनए से जुड़ने इसलिए मीडियम का टीआरएनए करता है, इसलिए इसे एडोप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एमिनो एसिड जो होता है पहले टीआरएनए से जुड़ेगा, फिर टीआरएनए के माध्यम से एमआरएनए पर जुड़ेगा। टीआरएनए इनएक्टिव एमिनो एसिड को नहीं जोड़ पाता है, यह जबकि जो सकता है वह एक्टिवेट होते हैं। एमिनो एसिड अपने जैसे टीआरएनए से जुड़ेगा। टीआरएनए जब जुड़ेगा तो यह एमिनो एसिड अपने ऊपर लोड करके वह सीधा एमआरएनए से जुड़ेगा। जैसे एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा तो टीआरएनए वैलिनिन को जोड़ देगा। यह जुड़ने का जो बीच में जो प्रोसेस चलता है उसे एमिनो असाइलेशन टीआरएनए बोलते हैं। जो एमिनो एसिड टीआरएनए पर जुड़ना होता है, एमआरएनए यह सब जुड़ रहे हैं स्मॉल यूनिट राइबोसोम की। इस जो राइबोसोम पहले स्मॉल वाली यूनिट जुड़ती है, उसके बाद में एमआरएनए से बाद में लार्ज वाली यूनिट जुड़ती है। जो राइबोसोम है जब भी इनएक्टिव होता है, इसमें दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो जाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस चालू होता है तब स्मॉल यूनिट एमआरएनए से जुड़ेगी, फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। लार्ज यूनिट में राइबोसोम की 2 खांच होती है जिसे टीआरएनए जुड़ते रहते हैं। यह कैटलिस्ट का भी कार्य करती है। यह इसमें दोनों खांच बहुत पास पास होते हैं ताकि टीआरएनए पास पास आए और अमीनो एसिड को एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड कर पाए। राइबोसोम 80 प्रोटीन स्ट्रक्चर टीआरएनए से मिलकर राइबोसोम होता है। राइबोसोम की सब यूनिट वहां पर आकर बाइंड होती हैं जहां प्रारंभक यानी कि स्टार्टर कोडोन होता है, जिसे एयूजी कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में प्रारंभ में राइबोसोम स्मॉल यूनिट सर्वप्रथम एमआरएनए से प्रारंभन कोडोन एयूजी से बाइंड करती है। इसके बाद राइबोसोम की लार्ज यूनिट जो होती है वो बाइंड करती है। लार्ज यूनिट खांच की होती है जो टीआरएनए में काफ़ी पास रखने में मदद करती है तथा राइबोसोम की लार्ज यूनिट उत्प्रेरक का भी कार्य करती है।
जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिसे प्रोकैरियोट में 23 एसआरएनए से ट्रांसलेशन उत्प्रेरक का कार्य करता है। 23 एसआरएनए राइबोजाइम एंजाइम कहते हैं। लास्ट स्टेप जो है वो इलोंगेशन का है। एमआरएनए कुछ पार्ट ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता, उस पार्ट को स्थानांतरण या अनट्रांसलेटेड यानी कि यूटीआरएनए भी कहते हैं। यूटीआर यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते। यूटीआर मुख्यतः इनिशिएशन कोडोन एयूजी से पहले ट्रांसलेशन कोडोन भी कहते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बना। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और आपकी ये दूसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसका एक ही लेक्चर बचा है, उसके बाद हम आपको इसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट कराएंगे।